नमस्ते साथियों, आप लोग का फिर से इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी चल रही होगी वह बहुत अच्छे तरीका से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस है प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बिहार टीचर एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कराए हैं। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षकगण, मित्र, साथी जो है इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं डेली इस चैनल पर उसको पूरा देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन होगा बिहार शिक्षक से रिलेटेड मैं आप लोग को इस चैनल पर बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और दोस्तों, अगर आप लोग इसके बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे जो है एक लिंक दिया गया है एक वेबसाइट का, आप लोग वहां पे जाइए। वहां पे आप लोग मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। सारे एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न होंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर उस टेस्ट को दीजिए और उसमें हिस्सेदारी लीजिए कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली हम लोग 50 प्रश्न करते हैं इस चैनल पर। डेली एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है कि वेन आरेख का द्वारा, वेन आरेख जो है ये आविष्कार जो है इसका किसके द्वारा किया गया था? वेन आरेख का। तो वेन आरेख का जो आविष्कार है जॉन वेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जॉन वेन के द्वारा जो है वेन आरेख, जो वेन डायग्राम होते हैं उसका आविष्कार किया गया था। ये जो थे जॉन वेन, ये ब्रिटिश गणितज्ञ और तर्कशास्त्र के एक प्रोफेसर जाने जाते थे। ठीक है, और इन्होंने इस लेख को 1880 ईस्वी में, कब? तो 1880 ईस्वी में फिलोसफिकल मैगजीन और विज्ञान पत्रिका में वेन आरेख का प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके आपके पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके पास जो भी मित्र साथी होंगे उनको भी ये वीडियो देखने को भेज दीजिएगा। आगे देखिए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय हमारे शरीर में 270 हड्डियां रहती है। उस समय हमारे शरीर में 270 हड्डियां रहती है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे घटकर ये हड्डियां 206 रह जाती है। ठीक है, और इसमें से अगर बात करें तो इसमें से जो आधे से अधिक जो हड्डियां होती है वह हमारे हाथों में होती है। आधे से जो अधिक हड्डियां होती है वह हमारे हाथों में होती है। कितनी होती है? तो 54 होती है। पैरों में हड्डियां कितनी होती है? तो पैरों में जो हड्डियां होती है इसकी संख्या 52 होती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाथों में 54 हड्डियां होती है और पैरों में 52 हड्डियां होती है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारे आधे से जो अधिक हड्डियां होती है वह हमारे हाथों और पैरों में होती है। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर। देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम बताना है। किसका हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे आंवला। आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और ये भी जो भारतीय गुजबेरी जिसका वैज्ञानिक नाम है आंवला का ही इसे बोला जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना, मतलब आजाद होना, ओजोन परत के हाथ से होने का प्रमुख कारण है? तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हम लोग कहते हैं, CFC, क्योंकि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये
ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को छीर होने में योगदान देता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। और ये जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है इसके अंदर मिले हुए होते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन से होगा, वहां से हमने मिस्टेक कर दी है, हाइड्रोजन सल्फाइड कर दिए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 5 नंबर पे। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा सहसंयोजक के द्वारा जुड़ा रहता है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो आपको प्रश्न डेली कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, और यहाँ से बहुत बार जो है बिहार शिक्षक जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो बहुत प्रश्न हमारे यहाँ से जो है लड़ते हैं, उसमें आते रहते हैं एग्जाम में, तो जरूर इसलिए आप लोग से बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न 6 नंबर पे। या आप लोग को भी पता चल गया होगा कि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। तो 6 प्रश्न करें कि रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर डैश मंदिर है। मतलब जो रणकपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदिर जो है किसका है, तो ये मंदिर जो हो जाएगा जैन का मंदिर है। ये मंदिर किसका है, तो जो जैन तीर्थकार थे ये उन्हीं का मंदिर है। ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को कि जो जैन तीर्थकार थे ये किसके समर्पित थे, तो आदिनाथ के समर्पित थे। ये जैन तीर्थकार जो थे ये किसके समर्पित थे, तो ये आदिनाथ के समर्पित थे। और आदिनाथ को जो है ऋषभनाथ के भी नाम से जाना जाता है। आदिनाथ को ऋषभनाथ के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो प्रश्न है कि जल्लीकट्टू जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू जो है एक परंपरागत खेल है, ये तमिलनाडु का परंपरागत खेल है, और इसमें बैल का पीछा किया जाता है। जो जल्लीकट्टू जो है एक प्रकार का खेल है, और ये जो खेल है ये तमिलनाडु में होता है। किसका, कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में होता है। इस खेल का आयोजन होता है, ठीक है। और इस खेल का आयोजन जो होता है ये बैल का पीछा किया जाता है, इसलिए इसको जल्लीकट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस खेल का आयोजन जो है पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में 4 दिवसीय खेल के रूप में खेला जाता है। तो हम लोग पोंगल को यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे, चौथा सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न 8 पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। जो वित्तीय बजट प्रस्तुत करते हैं भारतीय संसद में वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 204 के 1 में ये उद्देश्य दिया गया है या बताया गया है कि बजट जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिन को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित दिन को बजट जो है पेश किया जाता है, ठीक है। तो वित्तीय बजट जो हो जाएगा ये वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न चलते हैं 9 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ये इसमें से कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है। अच्छा सा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, पानी की वाष्प जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है एक प्रकार की वायुमंडल की एक गैस है, और इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण जो है अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत जो अवरक्त जो क्षेत्र है चारों तरफ, इसमें विकिरण जो है अवशोषित होती रहती है और उत्सर्जित होती रहती है। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि कार्बोनेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो कार्बोनेट नेशनल पार्क को बंगाल के जो बाघ है इसी को रक्षा करने के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसे हैली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। हैली नेशनल पार्क, कार्बोनेट नेशनल पार्क और हैली नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि हैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 11 नंबर। यहाँ पे जो 11 नंबर प्रश्न है कि सुब्रनायम भारती एक प्रसिद्ध थे। तो ये जो थे प्रसिद्ध एक कवि थे। सुब्रनायम जो भारती जो थे एक महाप्रसिद्ध जो है एक कवि माने जाते थे। ये जो थे कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12 देखिए प्रश्न, 12 प्रश्न है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण को क्या बताया गया है। तो पंजाब में जो भूमि अपरदन का मुख्य कारण है सघन कृषि, क्योंकि अभी आप लोग हाल ही में देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, हर जगह पर आंदोलन हो रहा है किसान के द्वारा। अभी तो कल ही देखें आप लोग कितना बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ किसानों के द्वारा। तो यही बात है कि पंजाब में भूमि अपरदन का जो मुख्य कारण है वह सघन कृषि बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को भी पता होगा कि जो सघन कृषि है ये कृषि की वैसी प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम होता है, अधिक पूंजी होती है और अधिक कीटनाशक या उर्वरक डालकर इस उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाता है। उसी को हम लोग सघन कृषि के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगर ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इस प्रश्नों को अगर समझेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे और बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो छूटेंगे नहीं आपसे, तो ये मैं आप लोगों को फिक्स गारंटी देते हैं। 13 नंबर देखिए प्रश्न। 13 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी होगी गंगा नदी हो जाएगी। सबसे लंबी नदी कितना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो गंगा नदी हो जाएगी। 2525 किलोमीटर ये जो है गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न चलते हैं 14 प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष जो है कब किया गया है। तो 1942 में। देखिए ऑप्शन जो दूसरा जो दिया गया है 1942 ये सही होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक प्रकार का सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इसकी जो शुरुआत हुआ था 8 अगस्त को। इसकी जब शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए प्रश्न 15। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिएगा। जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग भी शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को। 15 देखिए प्रश्न करें कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई, याद इस डेट को भी याद कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर अपने संबोधन में नेताजी थे ये बात को कहे थे। ठीक है, कि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। दूसरा सही होगा। अगर 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो सीवी रमन होगा। ये तो फिक्स बात है कि जो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीवी रमन को 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार के रूप में इनको प्रदान किया गया था। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 17 की बात करेंगे कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन होता है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन होता है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे दूसरा विद्युत चालकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में सीमेंस जो है विद्युत चालकता, विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवेशता का एसआई मात्रक होता है। कौन सा? सीमेंस होता है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो तीसरा सही होगा, क्योंकि विकास जो है जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, ये विकल्प जो हो जाएगा तीसरा सही होगा।
आगे प्रश्न देखिए 19 प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत पोषणीय विकास जो है ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, ये 18 नंबर अगर हम लोग प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया है और चौथा ऑप्शन गलत हो गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विकल्प यहाँ पे नहीं दिया गया है, विकल्प ही यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए 18 नंबर प्रश्न ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इसको गलत कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि ये सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं। आगे देखिए प्रश्न है 21 नंबर जो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा गया है। आगे देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। 1857 की क्रांति हुआ है इसमें हिस्सा टीपू सुल्तान नहीं लिए। कौन नहीं लिए हैं, तो टीपू सुल्तान नहीं लिए। 23 देखिए प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि रेडियो धर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणें, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें को उत्सर्जित करते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ है। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने में मशहूर माने जाते हैं। तो संतूर बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, क्योंकि शिव कुमार जो शर्मा है ये जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो लोकप्रिय शास्त्रीय है वह वाद्य यंत्र के रूप में इनको श्रेय मिला है, इनको श्रेय प्राप्त है वाद्य यंत्र के रूप में। और इनको जो कह सकते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। किनको, तो शिव कुमार शर्मा को। कहाँ के रहने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ओके, 25 देखिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों का होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो विषाणु के द्वारा जो है पोलियो होता है, चेचक होता है, क्योंकि विषाणु जनित रोग होते हैं पोलियो और चेचक। ओके, आगे देखिए प्रश्न 26 बहुत अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न, शेयर कर दीजिएगा आप लोग के पास जो भी ग्रुप होंगे। 26 है प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो गुजरात हो जाएगा ना, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा कितना है, तो 1915.29 1915.29 तटीय सीमा है किसका, तो गुजरात का हो जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की भी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा रेखा 1037 हो जाएगा। कर्नाटक की भी अगर बात करें, कर्नाटक की भी बात करेंगे तो 258 हो जाएगा, 258.15 हो जाएगा। ओके, और तमिलनाडु के भी कहिएगा तो बता देते हैं, इसका हो जाएगा 864 शायद 864.73 या 72 होगा, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इसके जो है राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। 27 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी मछली नहीं है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है, तो वेल जो है एक प्रकार की मछली नहीं है, क्योंकि वेल जो है एक प्रकार की जलीय स्तनी है। वेल जो है एक प्रकार की क्या है, तो वेल जो एक प्रकार की जलीय स्तनी के रूप में जानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे मछली की बात की तो शार्क हो जाएगी, रेहू हो जाएगी, एल्ट्रिक रे हो जाएगी, ये सारी मछलियाँ हैं। अगर मछलियाँ कहेंगे कि नहीं है, जैसे कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ये सारी मछलियाँ नहीं हैं। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है कि हवा के इकाई आयतन घन मीटर दिया गया है, इसमें उपस्थिति जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसमें उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसके निरपेक्ष आर्द्रता उसको कहा जाता है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। 29 है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है, पूंजी बाजार विनियामक होता है, यह सेबी पर निर्भर करता है। किस पर, तो सेबी होता है। आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घटती है। तो शुद्ध सिलिकॉन। यहाँ पे जो
हो जाएगा शुद्ध सिलिकॉन ही सही होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है। तो कावेरी जो विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा। कावेरी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ है, 2 राज्य हैं। 32 प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म में कौन दूसरे के समनार्थी हैं। दूसरे के समनार्थी हैं, तो दूसरे के समनार्थी जो फुटबॉल सॉकर हो जाएगा, ये दूसरे के समनार्थी हो जाएंगे फुटबॉल सॉकर। फुटबॉल जो है कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है, फुटबॉल को कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में भी एक माना जाता है। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार का सामूहिक खेल है। इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। 33 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं देश का नाम क्या क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, रूस, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 34 प्रश्न है कि हिमोड कहाँ निर्मित होता है। हिमोड कहाँ निर्मित होता है, जिसको हिमनद कहा जाता है, ये गैलेशियस क्षेत्र में होता है। हिमोड कहाँ निर्मित होता है, तो ये गैलेशियस क्षेत्र में जो है ये निर्मित होता है। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग से बोल रहे हैं। 35 नंबर देखिए प्रश्न है, न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन जो हो जाएगा एक प्रकार की तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है न्यूरॉन। आगे देखिए प्रश्न 36 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है। किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा मैग्रेट कोर्ट जो है, मैग्रेट कोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने 24 ग्रैंड कितने, तो 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा। तो क्लोरीन और ओजोन, ये दोनों चीज सही होगा। क्लोरीन का भी उपयोग होता है और ओजोन का भी उपयोग होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का और ओजोन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, ओजोन का उपयोग जो होता है नली में होता है, नदियों में होता है, जीवाणुओं को मारने के लिए ओजोन का उपयोग होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 38 है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत औरंगाबाद कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 होते हैं। 40 प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। 41 है कि कांकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेनों में डकैती हुई थी। ये कब डकैती हुई थी। तो ये 1931 में, 1931 ईस्वी में ये डकैती हुई थी। कब डकैती हुई थी, तो 1931 ईस्वी में ये डकैती हुई थी। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 42, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोग को गलत बता दिए हैं। इसका ऑप्शन जो डेमोक्रेसी शब्द है किस भाषा से लिया गया है ना, ये आप लोग को हम थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। थोड़ा सा दिमाग कहीं चला गया, इसी की वजह से हम लोग गलत कर दिए। नहीं, ये ग्रीक भाषा से सही है। ये वाला कांकोरी वाला सही कर लीजिएगा। कांकोरी जो षड्यंत्र है ये जो है 1925 में हुआ था। कांकोरी षड्यंत्र जो है 1925 में हुआ था। तीसरा सही कर लीजिएगा। 42 प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। 43 प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व का कौन सा हो जाएगा। तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी तत्व है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। ये जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व ये जाने जाते हैं। 44 प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो फीफा का जो मुख्यालय है ये चौथा नंबर सही होगा, जूरिच में हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जूरिच। और जूरिच मतलब स्विट्जरलैंड भी दिया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए भुलवाने के लिए कैसे भी ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड अगर आप लोग जानते हैं
तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हाँ वहीं पर जूरिच हो जाएगा। तो अगर स्विट्जरलैंड नहीं देगा तो जूरिच देगा, और जूरिच नहीं देगा तो स्विट्जरलैंड देगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड पढ़े होंगे लेकिन जूरिच नहीं पढ़े होंगे, तो ध्यान में रखिएगा। 45 देखिए प्रश्न। 45 प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत रोधी है? इनमें से कौन सा विद्युत रोधी हो जाएगा? तो कांच जो हो जाएगा ना, ये विद्युत रोधी है। और विद्युत रोधी वह पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के स्थानांतरण और धीमा का स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हो जाएंगे 46। कह रहा है कि कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो चौथा सही होगा ना, यहाँ पे पंचमहल होता है। पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी के सर्वाधिक स्मारकों में से एक माना जाता है। कौन सा महल? पंचमल महल। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 47 प्रश्न है कि जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जो हो जाएगा एक प्रकार का जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट है। जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट है जियोलाइट। आगे देखिए प्रश्न 48 प्रश्न है कि विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो मोटर वाहन। मोटर वाहन से बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। आगे देखिए प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, 49 प्रश्न है, माफ कीजिए 49 की पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। तो पानी का क्वथनांक जो है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। और 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से एक कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? स्वर्ण भंडारित किस मरुस्थल में है? तो मजो मरुस्थल में। मजो जो मरुस्थल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडारित से स्वर्ण मिलते हैं इस मरुस्थल में। और मजो मरुस्थल है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मजो मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे सोने के भंडार के रूप में इस मरुस्थल को जाना जाता है। ठीक है, इसका विस्तार बहुत सारा देश के साथ फैला हुआ है। कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण पश्चिमी उटाह हो गया, उत्तरी पश्चिमी अरिजोना में ये जो मरुस्थल है फैला हुआ है। तो 50 प्रश्न हम लोग किए हैं आज की वीडियो में। कैसे लगे होंगे आज की क्लास के प्रश्न? कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितना हो सकेगा आपके जो भी मित्र दोस्त होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सारे चीज़ आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर भी जरूर करते रहिएगा और मस्ती से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।